आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे स्पेस और डिफेंस के लेटेस्ट अपडेट से, फिर नेशनल न्यूज़ और कुछ कमाल की टेक्नोलॉजी पर नजर डालेंगे। इसके बाद ग्लोबल इवेंट्स और स्पोर्ट्स की बात होगी और आखिर में नेशनल और इंटरनेशनल तारीखों का एक पूरा मास्टर क्लास होगा। तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन में चलते हैं, अंतरिक्ष और रक्षा अपडेट। आसमान और उसके पार सुरक्षा को लेकर क्या चल रहा है, आइए देखते हैं। अब सबसे पहले इस स्माइल मिशन को देखिए। नाम सुनकर लगता है कि कोई बहुत हल्की फुल्की चीज होगी, लेकिन असल में ये हमारी पृथ्वी को बचाने वाली एक विशाल ढाल है। 19 मई को वेगा रॉकेट से लॉन्च किया गया ये मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और चीन का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसका काम क्या है? ये इस बात की एक्सरे तस्वीरें लेगा कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें खतरनाक सौर तूफानों से आखिर बचाता कैसे है ना कमाल की बात। और सिर्फ अंतरिक्ष ही नहीं, जमीन और हवा में भी हमारी रक्षा प्रणालियां तेजी से एडवांस हो रही हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में डीआरडीओ ने एक ड्रोन के जरिए ULP-GM-V3 मिसाइल का बिल्कुल सफल टेस्ट किया है। सोचिए, इसके हवा से जमीन और हवा से हवा दोनों वर्जन मौजूद हैं। वहीं पुणे की नीवा लिमिटेड ने इजराइल की मदद से सूर्यास्त नाम का एक यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर तैयार किया है, जिसकी रेंज 150 से 300 किलोमीटर तक है। और हाँ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो भारतीय सेना मेघालय के उमरोई में 12 देशों के साथ अभ्यास प्रगति 2026 होस्ट कर रही है, जिसका पूरा फोकस हिंद महासागर की सुरक्षा पर है। चलिए डिफेंस से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है। अगर हम कभी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुजरे हैं तो टर्मिनल्स के बीच आना जाना कितना मुश्किल होता है ये हमें पता ही होगा। लेकिन अब ये पूरी तरह बदलने वाला है। टर्मिनल 1, 2 और 3 को आपस में जोड़ने के लिए एक बिना ड्राइवर वाली एयर ट्रेन आ रही है। ये ऑटोमेटेड पीपल मूवर 7.7 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड ट्रैक पर बिना किसी ड्राइवर के चलेगी। 2027 तक इसके लॉन्च होने की उम्मीद है और इसका बजट करीब 3 से 4 हजार करोड़ रुपए है। सच कहूं तो ये ट्रांसपोर्टेशन के मामले में एक असली गेम चेंजर साबित होने वाली। एक और शानदार इनिशिएटिव है सी-मार्ट। ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह पहल सीधे तौर पर जमीनी स्तर के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी है। इसका पूरा फोकस महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों और स्वयं सहायता समूहों को बड़े बाजारों तक पहुंचने का सीधा रास्ता देना है। मतलब जो हमारा लोकल टैलेंट है उसे अब एक बड़ी और सशक्त मार्केट फोर्स में बदला जा रहा है। अच्छा, अब स्क्रीन पर दिख रहे इस बहुत बड़े नंबर को देखिए, 60 लाख। कोई अंदाजा है ये क्या हो सकता है? दरअसल ये अंटार्कटिका के एलिन हिल्स में बर्फ के बीच फंसी हुई हवा की उम्र है। वैज्ञानिकों ने आर्गन आइसोटोप की मदद से पता लगाया है कि यह हवा 60 लाख साल पुरानी है। जरा सोचिए, ये उस समय की हवा है जब पृथ्वी पर हम इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। हमारी क्लाइमेट हिस्ट्री को समझने के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज है। चलिए अब नेशनल न्यूज से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ग्लोबल इवेंट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया का हाल भी जान लेते हैं। यहाँ इस स्लाइड पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। मकाऊ में हुए 11वें सांडा यानी वुशु वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 5 मेडल जीते हैं। इसमें शिवानी ने 75 किलो और अर्पणा ने 52 किलो वर्ग में गोल्ड जीतकर कमाल कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सख्त कदम भी उठाए गए हैं। नाडा ने धावक अंकित और जयेश पाटिल को मेल्डोनियम नाम के प्रतिबंधित पदार्थ के इस्तेमाल के कारण 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। इसी बीच एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट भी है। गुणवीर सिंह को रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है, जो अब पेमेंट और सेटलमेंट की अहम जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा ग्लोबल समिट हो रहा है। भारत एशियाई उत्पादकता संगठन यानी APO की गवर्निंग बॉडी के 68वें सत्र की मेजबानी कर रहा है। पूरे 21 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसका मकसद एशिया में आर्थिक दक्षता को बढ़ाना है और इस समिट को होस्ट करना साफ तौर पर दिखाता है कि भारत अब एशियन इकोनॉमी में कितनी बड़ी लीडरशिप भूमिका निभा रहा है। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, द मास्टर डेट बुक। आइए पूरे साल की उन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तारीखों का एक क्विक राउंड अप देखते हैं जिन्हें याद रखना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन कैलेंडर देखने से पहले एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर लेते हैं, मेट्रोलॉजी और मीटियोरोलॉजी। मेट्रोलॉजी यानी माप, वजन और 1875 के मीटर कन्वेंशन का विज्ञान, जिसे हम 20 मई को मनाते हैं। और मीटियोरोलॉजी का मतलब है मौसम विज्ञान, जलवायु और वायुमंडलीय घटनाओं की स्टडी, जिसका दिन 23 मार्च को आता है। नाम सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, पर इनका मतलब जमीन आसमान का अलग है।
अब साल की पहली छमाही पर नजर डालते हैं। इसे याद रखना बहुत आसान है क्योंकि ये हिस्सा मुख्य रूप से हमारे युवाओं, विज्ञान और बुनियादी ढांचों के इर्द गिर्द घूमता है। शुरुआत होती है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस से। फिर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। इसके बाद 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस आता है। फिर 11 मई को पोखरण 2 की याद में नेशनल टेक्नोलॉजी डे और 29 जून को पीसी महालनोबिस के सम्मान में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। जैसे जैसे हम साल के दूसरे हिस्से में बढ़ते हैं, फोकस हमारी अर्थव्यवस्था और ऐतिहासिक हस्तियों की तरफ शिफ्ट हो जाता है। 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस और नेशनल डॉक्टर्स डे एक साथ मनाते हैं। फिर 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के नाम पर नेशनल स्पोर्ट्स डे, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। फिर आता है 26 नवंबर, जिस दिन हम संविधान दिवस और साथ ही नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। और साल के आखिर में 22 दिसंबर को रामानुजन जी के लिए नेशनल मैथ्स डे और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस। नेशनल डेज तो हो गए, अब जरा अपना नजरिया बड़ा करते हैं और द ग्लोबल कैलेंडर की तरफ चलते हैं। दुनिया भर में कौन से दिन अहम हैं, आइए देखते हैं। यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। हम कुछ दिनों को अपने देश में अलग तारीख पर मनाते हैं और दुनिया अलग तारीख पर। जैसे हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को है, लेकिन इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को होता है। इसी तरह राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को है, पर इंटरनेशनल 11 अक्टूबर को। और हिंदी दिवस राष्ट्रीय स्तर पर यह 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को होता है। ये स्लाइड इन दोनों के बीच के फर्क को दिमाग में एकदम साफ कर देती है। ग्लोबल कैलेंडर के पहले 6 महीनों को देखें तो आपको एक साफ पैटर्न नजर आएगा। पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकार। 2 फरवरी को रामसर संधि से जुड़ा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे। इसके बाद सीधा फोकस नेचर पर है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, 22 मई को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे और 5 जून को यूनेप का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये पूरा सीक्वेंस हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी को बचाना कितना जरूरी है। और साल की दूसरी छमाही में पूरी दुनिया का ध्यान हमारी सेहत, खाने और मानवीय प्रयासों की तरफ चला जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, फिर 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में वर्ल्ड ओजोन डे, 16 अक्टूबर को एफएओ का वर्ल्ड फूड डे और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के साथ साथ वर्ल्ड पोलियो डे। अंत में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। ये तारीखें हमें ग्लोबल सिटीजन होने की प्राथमिकताओं का एहसास कराती हैं।